लाल किताब क्या लोगों द्वारा ट्रांसफॉर्म और अपग्रेड करते गए क्या लोग उसको, अलग अलग जो ज्ञानी लोग आते गए? हाँ, ये अद्भुत रहस्य है कि अब हम जब बात करते हैं वैदिक की, तो ये हमने बताया राशि, नक्षत्र, ग्रह। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि जो नवग्रह हैं उनके आपस के संबंध कैसे हैं। यानी लगन अगर लग्नेश में बैठा है अपने ही घर में, तो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी और लगन पूरे जीवन को कंट्रोल करता है। धनेश धन में बैठा यानी सेकंड हाउस का मालिक, तो धन की स्थिति अच्छी होगी। कर्मेश कर्म में बैठा यानी अपने घर में बैठा हर कोई चौधरी होता है। हाँ, सही बात है। यानी प्लेनेट अपने घर का होता है। जैसे मैंने क्या बताया, मंगल की राशि क्या है, मेष और वृश्चिक। अगर मंगल इन दोनों राशियों में कहीं बैठा है तो वो चौधरी है, तो अपने बड़े अच्छे फल देगा, पूरे फल देगा। और अगर वो अपने दुश्मन राशि में चला गया तो वहां तो वो कहेगा मेरी जान कैसे बच जाए, अपने को बचाएगा, दूसरे को क्या बचाएगा। बिल्कुल सही है। और जब मित्र ग्रह हो, जैसे दो मित्र साथ बैठे हैं तो अच्छी बातें होंगी। हम यहाँ बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं। मान लीजिए मैं ऐसी जगह घिर गया, बैठ गया जहां मेरा शत्रु सामने बैठ के घूर रहा है, तो मैं तो अपनी जान बचाऊंगा ना भाई, पहले दूसरे का भला क्या करूंगा। तो ग्रहों के आपसी संबंध क्या है, दृष्टियां क्या हैं, उस हिसाब से वो शुभ हैं अशुभ हैं, उन भावों के फलों को हम जो है एनालिसिस करके और लोगों को गाइड करते हैं। उसके हिसाब से क्या पूजाएं हैं, क्या उपाय हैं, हर ग्रह के अपने मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, अपने जेम्स हैं, पूजाएं हैं, दान हैं, यात्राएं, तीर्थ यात्राएं हैं, ये सब बातें इन्वॉल्व हैं। अब जो लाल किताब है उसका जो राइटर है अनसंग हीरो है। अच्छा। और ये है तो प्राचीन, लेकिन इसका पता लोगों को था नहीं। और ये अरेबिक और उर्दू में लिखी हुई है। ओके। और अविभाजित भारत के किसी लाइब्रेरी में, पंजाब की लाइब्रेरी में थी, और उस पर धूल जम रही थी। एक महान ज्योतिषी हुए 20वीं शताब्दी के, पंडित रूपचंद जी जोशी। ये जालंधर के पास फरवाना विलेज में, और ये गवर्नमेंट सर्विस में थे अंग्रेजों की, बड़े ज्ञानी थी। इनकी कहीं नज़र वहाँ पड़ गई, और उस समय बोलचाल की भाषा अरेबिक और उर्दू ही हुआ करती थी पंजाब वाले क्षेत्र में, हर एक को आती थी। आज अजूबा है ना हमारे लिए। तो उन्होंने उस बुक को पढ़ा, तो उस कई मतलब उसमें बहुत लोगों ने बड़ा प्राचीन कोई संकलन इकट्ठा किया कि कैसे वैदिक को आगे बढ़ा के सिंप्लीफाई कर दें, लोगों को जीवन के सरल करने के लिए, उनके जीवन की समस्याओं को इजी करें, अच्छी तरह से सस्ते में निपटा। हाँ। नेचर से कनेक्ट किया गया है। और रूपचंद जी जोशी ने उसका अध्ययन किया। उन्होंने 1939 में उस लाल किताब के अरमान, लाल किताब के फरमान, उन्होंने इसको लाल किताब नाम दिया, क्योंकि जब सूर्योदय होता है तो लालिमा होती है, और हमारे अंदर जो 70% जल है उसके अंदर जो चलता है खून मिक्स होके लाल रंग है। और जब किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना, जल तत्व की इंपॉर्टेंस बताता हूँ, तो कहते हैं ब्लड गाढ़ा होके क्लॉटिंग ना हो जाए, उसकी जो क्लॉटिंग ना हो जाए, ब्लड थिनर दिया जाता है उसको। तो लाल किताब का नाम इस तरह से आता है। तो लाल किताब के अरमान, लाल किताब के फरमान, फिर लाल किताब गुटका 1942 में, और 1952 में उन्होंने बृहत्तर लाल किताब जनता के लिए लिख दी। लेकिन उसमें पूरे भारत में सिर्फ 30 कापियां थी, साइक्लोस्टाइल हुई थी। प्रिंट मीडिया वगैरह इतना स्ट्रांग नहीं था, और खरीदार भी नहीं थे। मिस्ट्री है एक। अब मैं बताता हूं कि लाल किताब और वैदिक में क्या कोरिलेशन है। लाल किताब ये कहती है कि मैं ना तो राशियों में बिलीव करती हूं, ना नक्षत्रों में बिलीव करती हूं। ओके। दो जो अब मैंने अब डिस्कस किया उसमें से क्या माइनस कर दिया। अच्छा। यानी आप ये इमेजिन करिए कि आपकी कुंडली 3 डायमेंशनल है, और उसमें चीजें मूविंग और फ्लोटिंग। उस कुंडली को वो कहती मैंने डाल दिया समुद्र में। ओके। ग्रह तो तैरते रहे, भाव तैरते रहे, राशियां और नक्षत्र डूब गए समुद्र में। इसलिए लाल किताब का एक नाम समुद्रिका भी है। समुद्रिका, वाह। ओके। अब वो कहती, लाल किताब कहती मैं तो ना नक्षत्र में विश्वास करती हूँ ना राशि में, भाव और
भाव जो जहां था वहीं रहा, नक्षत्र ग्रह जो जहां था वहीं रहा, पर वो फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। अब आपकी कुंडली सिंह लगन की थी, हमने जो एग्जाम्पल ली है। अब सिंह लगन मैंने पहले ही बता दिया था कि गिनती पे चलता है, वहां 5 लिखा था, वो आपका लगन था। अब वो तो डूब गया 5 नंबर, और सारे कॉरेस्पॉन्डिंग सारे 1 से 12 तक जितने थे सब डूब गए। करेक्ट। अब वो लगन था ना, उस वहां उन्होंने 1 लिख दिया। ओके। अब वैदिक भी कहती है पहला घर है, तो 1 लिखा। जहां 5 के बाद 6 लिखा हुआ था वहां 2 लिख दिया। हाँ। जहां 6 के बाद 7 लिखा था वहां 3 लिख दिया, एंड सो ऑन। जहां लास्ट में 4 लिखा था वहां 12 लिख दिया। ये इस कुंडली की, यानी हर कुंडली को 1 से शुरू करके 12 तक ले जाना। और ये काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष, पूरी सृष्टि की बात हो रही है। अब हम बात सृष्टि पे चली जाएगी। काल पुरुष का जो सिर है वो पहला पक्का घर है। ये वहां भाव और राशि कहते हैं, यहां कहते हैं पक्का घर। घर नहीं, पक्का घर। घर तो वो भी कहती है, लेकिन वो पक्का नहीं कहती है। ये पक्का कहती है। पहला पक्का घर, दूसरा पक्का घर, 12वां पक्का घर। अब कौन से पक्के घर का मालिक कौन सा है, कारक कौन सा है, वो मैं डिफाइन करता हूं। कहां फर्क आता है? यानी वैदिक तो साइंस है, लाल किताब उसकी टेक्नोलॉजी। ओके ओके। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, त्रिनेत्र खोल देती है। पहला पक्का घर मालिक कौन है? मैंने पहली राशि मेष का मालिक कौन बताया था आपको? मंगल। तो पहले पक्के घर का, यानी हर एक आपकी कुंडली 1 से 12 तक कोई भी लगन रहा हो, जब लाल किताब में कन्वर्ट होगी तो सबसे पहले 1 लिखा जाएगा। हाँ। पहले पक्के घर का मालिक मंगल, लेकिन कारक सूरज है। ये भी राजा की गद्दी है, यानी पूरे जीवन का आधार है। आप अपने आपकी फेस वैल्यू ही तो होती है। करेक्ट। और उसी से सब चलता है। तो भगवान गणेश जी की फेस वैल्यू ही चेंज हुई थी जब हाथी का सिर लगा था। वो भी कनेक्टेड है। तो कारक सूर्य है। सूर्य पूरे आपके हड्डियों का मालिक है, आपकी दाई आंख का मालिक है। सूर्य जो ग्रह मंडल का राजा है। तो पहला घर जो गद्दी है, तो गद्दी तो राजा की रहेगी, लेकिन मालिक वहां मंगल है, कारक सूरज है, से सूरज की रहेगी। दूसरा पक्का घर, दूसरी राशि वृषभ मैंने बताया, शुक्र की, नो प्रॉब्लम। दूसरा पक्का घर शुक्र का ही है, कनेक्टिविटी वहीं से, लेकिन इसका कारक गुरु है, क्योंकि ये आपकी वाणी है, ये आपकी आजीविका है, धन है, आपका परिवार है, आपकी एजुकेशन भी है। तो उसका कारक जो है वो गुरु है, मालिक तो शुक्र है। अभी अगर क्लियर नहीं होता तो मैं बताता हूं। मैं आपके पास आया हूं, आपके पास बैठा हूं, इसके मालिक तो आप हैं, लेकिन कारक हम दोनों हैं। मैं नहीं हूं तो आप सवाल किससे पूछेंगे? अच्छा, हाँ। और आप नहीं हो तो मैं जवाब किसको दूंगा? करेक्ट। यानी यहां जिस घर में हम बैठे हैं, स्टूडियो में बैठे हैं, उसके मालिक तो आप हैं अमित जी, लेकिन कारक हम दोनों हैं। तब जाके ये पॉडकास्ट बन रहा है। करेक्ट करेक्ट। तीसरा पक्का घर, तीसरी राशि बुध की है, मिथुन। और वो काल पुरुष के कंधे हैं, शौर्य। जब पहले ना तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, इससे चलते थे। उसमें स्किल थी, हर कोई भाला नहीं फेंक सकता, आज भी नहीं फेंक सकता। ओलंपिक का चैंपियन एक ही है। तो स्किल है इसमें, लेकिन इस स्किल के लिए आपको चाहिए क्या? ताकत। उसने 90 मीटर भाला फेंक दिया, है किसी में दमखम इजिली? तो शक्ति कौन देता है? मंगल। ओके। यानी इसका मालिक तो बुध है, स्किल चाहिए हाथ चलाने के लिए, लेकिन जो शौर्य देता है मंगल देता है, इसका कारक मंगल है। आई थिंक इट्स क्लियर। जी जी जी। चौथा पक्का घर, भूमि, भवन, माता, वाहन का सुख। चौथी राशि कर्क, चंद्रमा उसका मालिक है, वो हृदय भी है। चंद्रमा मन सो जाता, आपका हृदय भी है, माता भी है।
माता कितना प्यार करती है, पहली गुरु होती है। माता के बिना आप जीवन की कल्पना कर सकते हैं। तो उसका कारक भी चंद्रमा को रखा है, क्योंकि उसको दूसरी राशि नहीं दी गई है। पांचवा पक्का घर सिंह राशि है, यानी कनेक्टिविटी वैदिक से आ रही है, पर ये काल पुरुष। अब पांचवा पक्का घर पेट है, ये सूर्य की राशि है, ग्रह मंडल के राजा की, लेकिन ये आपकी अथॉरिटी है। वहां तो सूरज का रोल है, अथॉरिटी है। ये आपके संतान का भाव है, आपकी हायर एजुकेशन का भाव है, आपके रोमांस का भाव है, और भी बहुत चीज, जिस ट्रैवल वगैरह, पहाड़ों की यात्राएं, इसका कारक गुरु है। और ये कहते हैं कि अगर पंचम भाव में सूर्य बैठा है, चौधरी अपने पक्के घर का मालिक है, ऐसे जातक का उत्थान राजा करवा देता है। पांचवें का सूर्य बहुत प्रबल है, और अगर गुरु बैठा है तो कारक तो गुरु है इसका, तो ऐसे जातक का उत्थान उसका गुरु करवा देता है। पांचवा पक्का घर पिछले जन्मों का कर जो आपका है कैरी फॉरवर्ड बैलेंस की है, लेखा जोखा है पांचवा भाव, और वहां गुरु बैठा है तो ये सिद्ध होता है कि पिछले जन्मों में आपके कर्मफल बहुत अच्छे थे, और गुरु उत्थान कराता है। इसका मैं अद्भुत एग्जाम्पल देता हूं आपको। योगी आदित्यनाथ जी, सिंह लगन है, शेर की तरह दहाड़ते हैं, और पांचवें घर में धनु राशि का गुरु है। तो धनु राशि का जो गुरु होता है धनुष, ये गुरु द्रोणाचार्य है। पांचवें घर के गुरु गुरु द्रोणाचार्य हैं। वैसे लोग बहुत फोकस्ड होंगे जिनका धनु का गुरु होता है ना, उनको सिर्फ और सिर्फ आंख दिखती है, ना चिड़िया दिखती है, ना जंगल दिखता है। और वो हैं योगी आदित्यनाथ। गुरु कृपा से, गुरु के तो लाखों शिष्य होते हैं, उनके गुरु ने पहले तो उनको अपनी पार्लियामेंट की सीट दी, क्योंकि गुरु को पता होता है कि उन्होंने कब ब्रह्मलीन होना है। भगवान से जुड़े होते हैं, और जब ब्रह्मलीन होने का समय था तो गुरु गोरखनाथ के आश्रम का हेड महंत अपनी सारी शक्तियां उनमें निहित कर दी और वो ब्रह्मलीन हो गए। उदाहरण सामने, लाल किताब यूं बोलती। अब आ जाइए छठा पक्का घर। तो योगी आदित्यनाथ जी क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। अक्टूबर 2000, उनकी कुंडली में बुध आदित्य योग है, उनकी कुंडली में बहुत पराक्रम का योग है, उनका गज केसरी योग है। उनकी कुंडली में गज बोलते हैं हाथी को, केसरी बोलते हैं शेर को। जंगल में जब शेर दहाड़ता है, और आप कभी उनकी स्पीच सुनिए, कभी उनको विधानसभा में शेर की तरह दहाड़ते हैं। लोग अपनी विधानसभा की सीट डर के छोड़ गए और पार्लियामेंट में जाके बैठ गए, इतना डर गए सामने वाले उनसे। शेर हैं वो, शेर। और उनके दसम भाव में सूर्य, शनि और बुध बैठे हैं, और दसम भाव का, कर्म भाव का स्वामी शुक्र लाभ भाव में बैठा है, मंगल के साथ पूरी ऊर्जा उसको दे रहा है, और उसको गुरु पूरी दृष्टि से देख रहे हैं। गुरु पंचम में बैठ के उनके नवम भाव को, लाभ स्थान को और लगन को देख रहे हैं। उनके सप्तम में चंद्रमा है, कुंभ राशि का, गजब का कुंभ का मेला जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उनकी राशि कुंभ है। और लगन को देखता है गुरु, और लगन को देखता है चंद्रमा। उनके लगन में दृष्टि बंधन से गज केसरी योग बनता है। अद्भुत गुप्त रहस्य, ये इस योग को हर कोई पकड़ भी नहीं पाता है। अब आ जाए छठा घर, रोग ऋण शत्रु। छठा घर ये लोअर एब्डोमेन, ठीक, मैं बॉडी पार्ट भी एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। रोग ऋण शत्रु। अब छठी राशि कन्या किसकी है? बुध की, मैंने बताई थी। तो इसका स्वामी बुध हो गया। अब कारक इसका बुध और केतु भी है, क्योंकि राहु और केतु को ब्रह्मा जी ने कोई राशि नहीं दी, अलॉटमेंट कर दी, क्योंकि ये तो उपद्रवी तत्व थे। भाई धोखाधड़ी से इन्होंने जो पाया ना अमृत पान करके, राइट। तो जब इन्होंने ब्रह्मा इन्हें राशियां वितरित कर दी, सबके फ्लैट पे नेम प्लेट लग गए, तो ये उत्पात करने लगे। जैसे आजकल जंतर मंत्र पे बैठ के काले झंडे लेके बैठ जाते हैं ना, ये उन्हीं की औलाद हैं। तो
ब्रह्मा जी भी चकरा गए कि ये उत्पात करके मेरी सृष्टि में पंगा कर देंगे। और पंगा तो इतना करते हैं, सूरज को ग्रहण लगा देते हैं, चंद्रमा को लगा देते हैं, यानी बाकी ग्रह सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो जाते हैं, कंबस्ट हो जाते हैं। सूर्य बैठा तो राहु बैठा तो उसको ग्रहण लगा देता है, उससे सूर्य की स्थिति कर देता है। मतलब इतने भारी पड़ते हैं कई जो अपोजिशन वाले होते हैं जी। तो उनको लेना पड़ता है साथ कोलिशन में। अब ब्रह्मा जी चकरा गए कि अब ये उत्पात तो कर देंगे। उन्होंने अपनी चला तो ली, तो 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, 9 तिया 27, हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र हैं। एक नक्षत्र की 13 डिग्री 20 मिनट, तो यानी 3 मिला दो 40 डिग्री, 40 9 जा 360 डिग्री। खेल सारा 360 के अंदर ही है। करेक्ट। 3 + 6 9 ही बनते हैं जी। वो भी एक यूनिवर्सल नंबर है। तो इन्होंने हल्ला चला किया, तो अब वो डिप्लोमेटिकली खेले। ब्रह्मा जी कहते देखो देखो देखो, अभी अंदर रूम जो है ना वो पूरे अलॉट नहीं किए, शांत रहो, मैं उसके बारे में कुछ सोचता हूँ, जैसे बड़ा बॉस बोलता। तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने इसको लेट किया तो और उत्पाद करेंगे। सबसे पहला नक्षत्र जो था वो केतु को दे दिया, अश्वनी, शांत हो गया। फिर दूसरा शुक्र को, तीसरा सूर्य को, चौथा चंद्रमा को, 5वां मंगल को, छठा नक्षत्र फिर राहु को दे दिया, आर्द्रा जिसको बोलते हैं, पहले 4th सेट। अब जो है उनको कोई राशि तो मिली नहीं, नक्षत्र मिल गए, मतलब जो जमीन है बराबर की है, 40-40 डिग्री का क्षेत्र है पूरे ब्रह्मांड में 9 ग्रहों का। अब वो ये कहते हैं कि हमको मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो सुना होगा आपने। ये सारे कॉन्सेप्ट हमारी जो ज्योतिष है, आज कोई मैनेजमेंट उठा लो, सारी उसकी कॉपी है, उसके बाहर कुछ नहीं। हार्वर्ड भी और कुछ भी, ऑक्सफोर्ड भी, कुछ बाहर नहीं है। ये तो उसके सामने छोटे छोटे चीजें हैं, अगर आप इसको समझ गए, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसीलिए इसको इतना दबाया गया विदेशियों द्वारा। अब केतु को कहता है मुझे कुछ तो दो, दे दिए, इसका करूं क्या मैं। छठे घर में कारक और बुध और केतु दोनों हैं। ओके। यहां से आपका रोग ऋण शत्रु का पूरा विवेचन होता है। अब आ जाइए 7वां पक्का घर। हम कोरिलेशन भी बात कर रहे हैं ना दोनों की, और अलग ये कैसे उस सब को लेते हुए चल रहे हैं। तो 7वां पक्का घर जो है वो तुला राशि है, शुक्र उसका स्वामी। तो 7वें पक्के घर का मालिक भी शुक्र है। लेकिन 7वां घर है क्या? पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हो, पति पत्नी, जब हम देखते हैं ना कि इसकी वाइफ कैसी होगी, 7वें घर से देखते हैं। अब 7वें घर का मालिक तो हो गया शुक्र। शुक्र क्या है? धरती है, मिट्टी है, कोई भी फसल उगा लो। अब पति पत्नी का घर है, तो जब तक दो नहीं होंगे सृजन होगा नहीं। बिल्कुल सही, करेक्ट। तो इसमें शुक्र तो मालिक है, लेकिन कारक शुक्र और बुध दोनों ही हैं। जब दो होंगे तभी तो पार्टनरशिप होगी, तभी पति पत्नी का संबंध होगा और सृष्टि होगी। तो जो शुक्र है वो चक्की जो होती थी ना घरों में पहले, आजकल तो शायद जनरेशन को पता भी नहीं होगा, ग्राइंडर चलते हैं इलेक्ट्रिकल, तो नीचे का जो पार्ट है फिक्स रहता था, वो शुक्र है। ओके। ऊपर के जो हाथ पकड़ के चलाते थे ना, वो बुध है। तो चलती चक्की संसार की, देख कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये है 7वां घर, तब सृजन होता है और दुनिया चलती है। और कुंडली में 7वां घर यही है, ये वाला हिस्सा, आपके जेनिटल पार्ट। अब 8वें घर पे आते हैं। 8वीं राशि वृश्चिक, मंगल। फिर पक्के 8वें घर का मालिक मंगल ही है। कनेक्टिविटी वहीं से आती है, कुंडली भी वहीं से बनती है वैदिक से, सिर्फ उनको आगे रीडिफाइन किया गया। अब 8वां पक्का घर आपके जीवन का संघर्ष है, ये मृत्यु का स्थान है, शमशान घाट है। इससे चीज निकल जानी है। और ये आपका ये जो पार्ट है, देखिए 2nd हाउस है ये। खाना कहाँ से खाते हैं? इसकी सीध में मल द्वार आता है, बिल्कुल सही, वहां से उसका जो वेस्ट है निकल जाना है। बिल्कुल। प्रकृति की लीला को समझो।
8वां घर है, वही मृत्यु स्थान है, वही शमशान घाट है। लेकिन वो वेस्ट निकला, उसने जो आपको एक्सट्रैक्ट आया, ताकत दी, वो पूरी बॉडी को पुष्ट कर रहा है। करेक्ट। यहाँ से चला, सारा इसको डाइजेस्ट करता, पूरा सिस्टम में अतड़ियाँ हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, सब मेडिकल साइंस। लेकिन पीछे से तो वो निकल गया वेस्ट, आगे भी जो पार्ट है जेनिटल, वहाँ क्या आता है? उसकी सारी शक्ति। और उससे 7वां घर पति पत्नी का है, लेकिन पति पत्नी के संबंध 8वां घर, और उससे सृजन होता है। दोनों घर युक्त हैं, वो ये पार्ट है। कूल्हों तक आ गए हम शरीर में। क्लियर? अब 8वें घर का मालिक तो चंद्रमा है। ये मृत्यु का स्थान है। प्रकृति जो मृत्यु देती है वो भी है, आपकी डीप थिंकिंग है ये बहुत ही मिस्टीरियस, 12 में से सबसे मिस्टीरियस भाव है। आपकी इंट्यूशन है, और ये पलट के दूसरे भाव को देखता है जो धन का भाव है। अगर इसमें कॉम्बिनेशन सही है, अचानक धन प्राप्ति, गड़ा धन भी। यही जो कहते थे ना पुराने जमाने में, हल चला रहे थे और एक वो टकरा गया हल, और उससे सीता माता, एक सोने का एक मटका निकला, उसमें स्वर्ण मुद्राएं निकली, सीता माता भी वहां से निकली। हाँ। जानकी। तो ये जो 8वां घर है, अद्भुत है। ये मृत्यु भी देगा, गड़ा धन भी देगा, अगर आपकी किस्मत का है कुछ। जैसे आजकल तो ऐसा खेत चलाते नहीं हम लोग, हल चलाते नहीं है, और ट्रैक्टर में अगर लग भी गया तो इतनी पावर होती है, खींच के निकल जाता है। उसमें तो अटक जाता था। तो 8वां पक्का घर, इसका जो कारक है कौन है? आपको प्रकृति मृत्यु देती है। अभी 5 दिन पहले उत्तराखंड में ऊपर से इतना मलबा आया, लाखों टन, पूरा गांव साफ हो गया विद इन सेकेंड। वो टीवी पे दिखा रहे थे, इतना दुखद। और उस दिन जो मंगल और शनि लगभग सेम डिग्री पे थे। प्रकृति बोलती है। तो क्या फांसी इससे ज़्यादा मुश्किल और तकलीफ दे होती? जो उनकी मृत्यु हुई, 40-40 फीट जो कीचड़ उनके ऊपर मलबा जमा हो गया, कता नहीं वो कहाँ चले गया, क्या हुआ होगा उनका। 12 जून को जो है एक फ्लाइट अहमदाबाद से उड़ती, विद इन सेकेंड्स 242 में से एक बचता है। यह अजूबा है, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हुए। तो उसके साथ जहां गिरा वहां 25-30 लोग मरे। ये फांसी नहीं है क्या? क्या फांसी इससे ज्यादा दुखदाई हो सकती है? ये फ्लड जो आ रहे हैं, बड़े बड़े भूकंप में लोग मर रहे हैं, ये बम्बार्टमेंट हो रही है, बेकसूरों को मारा जा रहा है, ये फांसी नहीं है। ये फांसी सिर्फ कोर्ट की सजा से लगती है। 8वें घर की चर्चा हो रही है ये, और 8वें घर का कारक मंगल मालिक होने के कारण कारक है। लेकिन शनि और चंद्रमा, 8वें पक्के घर के कारक मंगल, शनि और चंद्रमा तीनों हैं। आपने कोई सुना है जो फाइनल सुनवाई होती है केस की, किसी ने हत्याएं की हैं, उसको फांसी की सजा देनी है, कोई सिंगल जज उसको डिसाइड करता है? आपका जीवन मरण का प्रश्न है, एक के हाथ में कैसे दे सकते हो? बायस्ड हो सकता है। हमेशा आपने सुनी होगी 3 जजेस की बेंच है या 5 जजेस की। बिल्कुल सही, करेक्ट। कभी भी इवन नंबर में नहीं होगी बेंच कि 2 जज हैं 4 जज हैं, फैसला हो ही नहीं सकता, ड्रा हो जाएगा। हमेशा पंच परमेश्वर कहे गए हैं। तो 3 की होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को इंडिकेट करता है, और ये 5 की होती है, पंच महाभूत तत्व, पंच परमेश्वर। ये गिनती के पीछे भी बड़ा गहरा राज है। 5 का अंक सूर्य का, ये बुध का अंक है, और 3 का गुरु का अंक है। दोनों बुद्धि से युक्त हैं। तो क्या किसी को मृत्यु कोई अकेला ग्रह दे सकता है या अकेला जज दे सकता है? नहीं। अब 8वां घर मृत्यु का है, वो बताता है कि कब किसको किस हिसाब से मृत्यु देनी है। लेकिन उसके 3 जजेस की बेंच है, मंगल, शनि और चंद्रमा। ओके। आपको लगता होगा चंद्रमा सॉफ्ट प्लेनेट है, लेकिन वो अपने जजमेंट में जरा भी तरस नहीं खाता है। इतनी गहराई, ये मृत्यु का भाव है। 9वां भाव बहुत बढ़िया भाग्य का भाव है। अब 9 नंबर राशि किसकी है? गुरु की, धनु राशि। इसका मालिक भी गुरु है, इसका कारक भी गुरु है, और जिसके 9वें में गुरु बैठा है
बढ़िया, उसकी जिंदगी तो बहुत बढ़िया होगी, इस जीवन में भी और जीवन के बाद भी अद्भुत है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी भी है, उसकी समाज में यश मान प्रतिष्ठा भी खूब होगी, ज्ञान भी खूब होगा। मंत्रना, गुरु जो है सलाह देता है, मंत्रना, बड़ा मंत्री पद, बड़े बड़े पद हो सकते हैं उसके पास। अद्भुत है ये। और इसमें लाल किताब और वैदिक दोनों सहमत हैं। और उसके साथ अगर उसका परम मित्र चंद्रमा बैठ गया, ये बन जाता है गज केसरी योग। और ये नवम भाव में गज केसरी योग जब बन जाता है, लाल किताब ये कहती कि जिसकी कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा होता है, वो जातक कितने भी गरीब घर में क्यों ना पैदा हुआ हो, अंडरलाइन इन्वर्टेड कॉमा, बड़े होते होते जहाजों का मालिक हो जाएगा। वाह। और इस पे वैदिक भी सहमत है, गज केसरी योग बन गया। आपके भाग्य भाव में धर्म भाव है, ये आपकी कुंडली का ये प्रबल है, वो आदमी हमेशा तरक्की करेगा, वो तर्क संगत और न्याय संगत होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 10वें पक्के घर पे मकर राशि है। 10वां पक्का घर शनि का है, आपके कर्म हैं, आपकी आजीविका कैसे चलेगी, कितनी सफलता मिलेगी, इसका कारक भी शनि है, लेकिन साथ में गुरु भी है। अच्छा। क्योंकि 10वें पक्के घर को पार्लियामेंट, सीनेट, राजा की गद्दी भी कहा जाता है। अब कारक दो क्यों हैं? शनि क्या है? मासेस, जनसाधारण। उस पे राज कौन करेगा? राजा, सूरज। क्यों दो होते हैं कारक, मैं बता रहा हूं, या क्यों 3 होते हैं? राज सत्ता है ये। वहां राजा होगा तभी तो जनता पे शासन करेगा, तभी जनता को मार्गदर्शन करेगा, विकास होगा। और अगर वहां जनमानस ही नहीं है तो राजा अकेला क्या कर लेगा? सत्ता किसके लिए? सत्ताधीश कौन होता है? जिसके नीचे जनसाधारण, जनता हो। करेक्ट। तो इसलिए 10वें पक्के घर का मालिक तो शनि है, कारक शनि और सूर्य दोनों है, दोनों बाप बेटे हैं। बनती नहीं है इनकी, कभी बनी है पब्लिक में और राजा में। अपोजिशन तैयार खड़ा रहता है, कितना ही अच्छा काम कर लो। गहराई है ये लाल किताब और वैदिक के कोरिलेशन की। त्रिनेत्र काल पुरुष क्या होता है? आपको बॉडी दिखाता है, ब्रह्मांड दिखाता है। यत पिंड तत् ब्रह्मांड। परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। अब 11वां पक्का घर, 11वां पक्का घर भी कुंभ राशि शनि का है। मैंने कहा ना, 2 लगते घर ले लिए उन्होंने। एडमिनिस्ट्रेशन इजी होगा, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम होगी नहीं, एक घर से दूसरे में जाने में। बीच की दीवार निकाल दो। लेकिन मालिक तो शनि है, उसका कारक जो है ना गुरु है। तभी कुंडली में जहां गुरु और शनि इकट्ठे बैठ गए उसको बोलते हैं धर्मी टेवा। धर्मी टेवा, ओके। ये लाल किताब की टर्मिनोलॉजी बिल्कुल अलग है। बराबर के ग्रह, टक्कर के ग्रह, धर्मी टेवा, अंधे ग्रहों का टेवा, मुकाबले के ग्रह, बराबर के ग्रह, ये सब जो ऋण पितरी के ग्रह, मतलब ये अलग ही टर्मिनोलॉजी है। क्योंकि शुरुआत ही पक्के घर से किया, वहीं से डिफर हो गया। अब 11वां पक्का घर शनि कार मालिक है, कारक गुरु है। अब 11वां घर है क्या? यहां आ गए आप, घुटने तक, थाइस तक। घुटने क्रॉस हो गए 10वें घर में। यहां हैं आप। अच्छा, ओके। आप बॉडी में यहां हैं, 11वें घर में आपकी पिंडलियां कहलाती। हाँ, आप यहां आ गए। तो 11वें घर में अच्छे ग्रह बैठे हैं तो आपके पाँव में कभी कमजोरी नहीं आएगी, तकलीफ नहीं होगी। ये सारा कोरिलेशन है। अब 11वां घर है कोर्ट रूम, न्यायालय। आपने देखा होगा जज जो है ना, काला कोट पहन के बैठा होता है। काला ही क्यों पहनता है? आपने कभी पूछा नहीं? जज साहब, आपने वाइट या कभी पिंक कोट पहनते, बड़ा सुंदर लगता था, वाइट पहन लेते, ग्रीन बड़ा अच्छा लगता, पिस्ता ग्रीन, क्या काला सा कोट पहन के बैठे हो? कभी किसी ने पूछा जज साहब से?
पूछना चाहिए ना। काला रंग जो है शनि का है, तो इसलिए कहते हैं 11वें पक्के घर का मालिक तो शनि है, जज साहब है वहां। अच्छा। उसके सामने सब हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, मालिक है वो। लेकिन जो मालिक है वो न्याय कैसे करता है? भाई जहां मर्डर हुआ, रेप हुआ, आगजनी हुई, दंगे हुए, क्या जज साहब वहां थे क्या मौका वारदात पे? फिर जज साहब को क्या राइट है कि वहां खड़े बैठ के अपने इसी कोर्ट में डिसीजन दे रहे हैं? जज साहब को ये राइट किसने दे दिया? प्रश्न उठता है। जज साहब को राइट है क्योंकि शनि जी ने उनको असाइनमेंट दिए कि वो कर्म फल दाते हैं, कर्मों का फल देना है, इसलिए हैं। और कर्मों का फल देते कैसे हैं? उनके सामने कटघरे में खड़ा होता है गवाह, गवाहों की पेशी। गवाह जब खड़ा होता है तो अपने धर्म की कसम खाता है, जो भी है, अपनी धार्मिक पुस्तक की, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, एंड सो ऑन, कि मैं कसम खा के कहता हूं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। और अगर गवाह ने गवाही ही गलत दे दी, झूठी दे दी, जज साहब क्या करेंगे? तो जज साहब जब डिसीजन लेते शुरू होता है गवाहों की गवाही के आधार पे, पहला गवाह ये कहता है, दूसरा ये कहता है, तीसरा ये कहता है, कौन सा उसमें जो है जो एक दूसरे के विरुद्ध जा रहे हैं या सेम जा रहे हैं, तो उस हिसाब से विवेचना करनी पड़ती। और कई बार आपने सुना होगा गवाह मुकर गया गवाही से। हाँ। गवाह का जब वो जेल से जा रहा था गवाही देने ले जाया, रास्ते में मर्डर हो गया। अभी रिसेंटली बिहार में भी हुआ। इतना इंपॉर्टेंट है ये घर। और लाल किताब का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल है, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें। झूठी गवाही से कसूरवार तो बच जाएगा, बेकसूर मारा जाएगा। और जो आपको अलामत लगेगी उसकी, वो आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों को खत्म करके छोड़ेगी। ये है 11वां घर। शनि क्या है? अब देखिए, पूरा ब्रह्मांड इन्हीं से विवेचन करना है। भाई 100 साल पहले तक आईटी, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर कुछ नहीं था, ये सब था ही नहीं। आ गया तो उसको नवग्रह और 12 राशियों में ही, 12 पक्के घरों में ही कनेक्ट हो रहा है, उससे बाहर कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि प्रकृति ही वो करवाती है आपसे। पहाड़ है, शनि पहाड़ है, पत्थर है। और गुरु क्या है? धर्म स्थान है। तो पहाड़ों पे धर्म स्थान, कैलाश पर्वत, पहाड़ के ऊपर भगवान, वैष्णो देवी माता जी, बाबा अमरनाथ, तिरुपति बालाजी, और आपकी जो साउथ में हैं हमारे मल्लिकार्जुन, जो आपके ये हैं भगवान शिव का जो मंदिर है, बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग। तो ये सब पहाड़ों पे हैं। क्या भेद है? भगवान क्यों पहाड़ पे चले गए? ये 11वां पक्का घर है प्रकृति का, जो धर्म स्थान पहाड़ों पे है। और इसीलिए जिनकी जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं ना, लोगों का ड्रीम होता है कि लाइफ में एक बार कैलाश पर्वत हो जाए, अमरनाथ यात्रा कराएं। मैंने तो माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लो, यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है, फ्लाइट है, आगे भी हेलीकॉप्टर जाता है। लोग जो माता के भक्त मैंने देखे हैं जो हर साल जाते हैं नियम से, मेरे लाइफ में उनकी बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्रेस है। और वैदिक ये कहती है 11वां जो घर है आपका, वो लाभ स्थान है, गेन्स हैं, एम्बिशंस फुलफिल होती हैं। तो भगवान के घर जाके जो एम्बिशंस फुलफिल होते हैं, मैनिफेस्टेशन का गढ़ है 11वां घर। ये बता रहा हूं, मैनिफेस्टेशन से हम शुरू हुए। आपको मैनिफेस्टेशन करनी है, पहाड़ के ऊपर जो हमारे तीर्थ स्थल हैं वहां जाके करो, बहुत जल्दी सुनवाई होती है। 12वां पक्का घर भचक्र का अंतिम घर है। ये मीन राशि है वैसे तो, मीन राशि का स्वामी गुरु है, तो 12वें पक्के घर का मालिक गुरु है। और ये अंतिम घर है, ये आपका शयन कक्ष है। कितना विरोधाभास है। ये आपका फॉरेन है, जिनकी कुंडली में 12वें घर में कई घर बैठे ग्रह बैठे होते हैं कि तो भाई फॉरेन जाके सेटल हो जाएगा, और होते हैं लोग।
ये अगर अब पक्का घर तो गुरु का है, इसका कारक गुरु है, लेकिन फिर झंडा उठा के काले जो चलते हैं। राहु ने बोला कि ब्रह्मा जी 12वां घर आ गया, केतु को छठे घर में आपने कारक बना दिया, मैं अभी तक मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। फिर हल्ला चिल्ला शुरू हुआ। 12वां घर विवाद है इसीलिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा रुको रुको रुको, गुरु जी को समझाया तो ये कपड़ा कर देगा। अभी जो हमें डेलीगेट्स गए थे ना फॉरेन, अपोजिशन वाले भी साथ लिए हुए थे, कारक थे वो। समझ लो क्यों लिए थे। और 12वां पक्का घर फॉरेन है, फॉरेन में डेलीगेशन गए थे सारे जो, इसलिए 12वें पक्के घर का मालिक गुरु है, लेकिन कारक गुरु और राहु दोनों हैं, दोनों हैं उसके कारक, जो कि विरोधाभास है, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो जब उसमें जेल यात्रा भी 12वें घर से है, लंबी हॉस्पिटलाइजेशन भी 12वें घर से है, कोर्ट के भयंकर झगड़े भी वहां से आ जाते हैं। यानी ये घर अच्छा भी है बुरा भी है। जब गुरु उसको अपने अंडर लेता है कारकत्व में तो अच्छे फल मिलेंगे, जब राहु ने ले लिया तो आपके हिसाब किताब चुकता कर देता है। और यहाँ राहु जो है ग्रह फल का फल देता है। मतलब लाल किताब में 2 तरह के फल होते हैं, राशि फल का फल और ग्रह फल का फल। ग्रह फल का फल जब देता है ग्रह, उसका उपाय संभव नहीं, यानी वो एडामेंट है, मुझे ये करना है तो करना है, तो जो मर्जी मेरी मस्कागिरी कर ले, चमचागिरी कर ले, मैं ये करने ही वाला हूँ। कई बार अफसर गर्मी खा जाता है तो चमचागिरी मत कर, ये तेरे साथ होना ही होना है। तो उस समय वो बंदा ग्रह फल का फल होता। तो इसलिए जब राहु कारकत्व में आ जाता है, जेल यात्रा भी करा देता है, अच्छा होगा फॉरेन सेटल भी कराएगा, बीमारी लंबी देगा, हॉस्पिटलाइजेशन करा देगा, डिटेक्ट ही नहीं हो देगा बीमारी। यह है 12वां पक्का घर। तो मुझे लगता है अब तक वैदिक और लाल किताब की संबंध हम समझ गए, और 12वां पक्का घर आपका ये पैर है। तो 12वें पक्के घर में किसके बढ़िया प्लैनेट बैठे हों, बड़ा जबरदस्त फुटबॉल प्लेयर, हॉकी प्लेयर बनते हैं वो। जबकि कहते हैं वैदिक देखते ही कहते हैं कि यार ये तो 12वें घर में बैठे हैं, क्या मिलेगा, ये तो व्यय का घर है। क्योंकि वैदिक जो कहती है तीसरा छठा 12वां तो निकृष्ट में आ जाते हैं, त्रिक। तो यहाँ डिफरेंस आता है। जब काल पुरुष की कुंडली लेके चलते हैं, कारक और पक्के घर के मालिक को लेके चलते हैं, तो इंटरप्रिटेशन कुछ और होती, त्रिनेत्र खोल देता। आपको प्रकृति के साथ जोड़ दिया उसने, लेकिन आधार कहाँ है, वैदिक में है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी का खेल है। वो साइंस वैदिक है, लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी जो बनाई गई उसका आधार वही रहेगा, लेकिन है ना। आई थिंक मुझे लगता है इतना डिटेल में मैंने भी शायद पहली बार ही समझा है। और जिस तरह से आप समझा रहे थे, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि इतना ज्ञान ना होने के बावजूद भी मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, और थोड़ा सा इसको दोबारा समझने की कोशिश करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा ये। तो बहुत ही अमेजिंग रहा। थैंक यू फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। मुझे लगता नहीं इतना डिटेल में कभी भी किसी ने समझाया होगा, और आपको कैसे वो टिप्स पे याद है सारी चीज़ें, ये बहुत बड़ी बात है। गणपति जी की माँ सरस्वती की कृपा ही कह सकता हूँ मैं। अमेजिंग सर, अमेजिंग। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।